नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कोरोना से कम अधिकारियों की बेरुखी से आम आदमी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ऐसा ही एक मामला शिकोहाबाद में देखने को मिला है। दरअसल सब्जी मंडी पिछले 15-16 दिनों से सील है। व्यापारी बर्बादी के कगार पर है। दुकानों में भरा सामान खराब हो चुका है। लेबर को घर बैठे के पैसे देने पड़ रहे हैं। प्रशासन द्वारा सील किए गए एरिया में यानी कि सब्जी मंडी क्षेत्र में 700-800 दुकानें आती हैं। हर दुकान पर कम से कम 5-6 लेबर काम करती है। उस हिसाब से इस एरिया में 5-6 हज़ार लेबर और व्यापारी परेशान हैं। दुकानों में भरा सामान खराब हो रहा है। कपड़ों की दुकानों में चूहे नुकसान कर रहे हैं। अधिकारियों की बेरुखी की वजह से लोग परेशान हैं। यहाँ करीब 700-800 दुकानें हैं। इसमें करीब 4000 वर्कर काम करती हैं और वर्कर के साथ साथ दुकानदार भी परेशान है। और जिस एरिया में जो पहले मरीज़ निकला था वो ओडी भी था, लेकिन ये गलत एरिया सील कर दिया गया है। और इस एरिया में कम से कम 100-150 घर भी हैं, जिसमें परिवार परेशान है बाहर निकलने के लिए। और दूध वगैरह किसी की सुविधा नहीं है यहाँ पे। डेयरी और सब परेशान है। यहाँ मंदिर भी है, मंदिर जाने के लिए लोग परेशान हैं। और दुकानों के वर्कर दुकानों में जो परचूनी की दुकानें हैं किराए पर हैं और 80% दुकानें किराए पर हैं। कम से कम 80% दुकानें किराए पर हैं यहाँ पर, जिस पे और परचूनी की दुकानें यहाँ पर, बिजली का बिल परचूनी की दुकान भी है, कॉस्मेटिक की दुकानें है, कपड़े की दुकान है, जिसमें परचूनी दुकान वाले ज़्यादा परेशान है। उनका सामान भी ख़राब हो रहा है और बरसात का टाइम भी है। बरसात के टाइम में और ज़्यादा सामान ख़राब हो जाता है। बिजली का बिल वगैरह और बिजली का बिल भी देना पड़ता है, दुकान का किराया भी देना है। मंडी में 80% से ऊपर वैसी दुकान है किराए की दुकान पर टाइम से किराया सबसे पहले देना है और किराया सब पूरा देना ही देना है। लेबर को लेबर परेशान है। लेबर की तनख्वाह नहीं दे, लेबर तनख्वाह मांग रही है तो तनख्वाह कहाँ से दें जब दुकान ही नहीं खुल रही है। तो 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने वालों का भी कोई सहारा नहीं है। और तो और जो दुकानें खोली हैं उन पर भी ग्राहक नहीं है। फ़ायदा तो दूर की बात है, व्यापारी दुकान का सामान बेचकर घर का खर्चा चला रहे हैं। अधिकारियों की अनदेखी के कारण नगर की जनता परेशान है और इसी के चलते आज नगर के व्यापारिक संगठनों ने अपना विरोध प्रकट करते हुए सब्जी मंडी को खुलवाने के लिए अधिकारियों से गुहार लगाई है। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापार बंधन जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापार बंधन जिंदाबाद। सभी व्यापारी इकट्ठे हुए हैं। इनकी सब व्यापारी की सबकी मांग है कि यहाँ पर कोई कोरोना पेशेंट ना होते हुए भी यहाँ 7 से दुकानें बंद हैं और 7 से दुकानों के 4000 वर्कर जो काम करते हैं वो बेघर हो गए, क्योंकि सब दुकानदारों ने कह दिया हम उनको पैसे नहीं देंगे। और ना कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी बाजार का बंद रहना ठीक नहीं है। इसमें क्या है, किराने की दुकानों का सामान नुकसान हो रहा है, उससे व्यापारी लाखों रुपए के नुकसान में है। और इस बाजार बंद से व्यापारियों के से जो राजस्व मिलता था उससे भी सरकार का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। उस राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। और जो गरीब मजदूर है जो दुकान पर काम करते थे और उनको कोई व्यापारी पैसा नहीं दे रहा, इसलिए सब लोग अपने अपने घर चले गए हैं। हमारी मांग ये है कि इस मार्केट में एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है और मरीज ना होने के कारण भी यहाँ पर इस मार्केट को बंद कर दिया गया है। इसमें सैकड़ों दुकानें उपलब्ध हैं, किराने की, रेडीमेड की बहुत सारी दुकानें हैं। कई वर्कर काम करते हैं। व्यापारी बेघर हो गया है, बिल्कुल बंद हो चुका है मार्केट। और किराने का सामान ऐसा होता है जो कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, सील जाता है। मौसम सावन का आ चुका है, अगर बाज़ार बंद रहेगा तो सारा सामान ख़राब हो जाएगा, जिसमें व्यापारियों को लाखों नुकसान हो जाएगा। अतः प्रशासन से मांग की जाती है कि इस बाजार को जल्द से जल्द खोला जाए। संसद के आगामी मानसून सत्र को लेकर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कल एक अहम बैठक की। इस दौरान उच्च सदन की कार्यवाही के संचालन के लिए विभिन्न विकल्पों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस बारे में भी विचार किया गया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और सदन की कार्यवाही में सदस्यों की भागीदारी भी हो। इसके लिए उच्च सदन में सदस्यों की बैठने की व्यवस्था के अलावा दीर्घाओं, सेंट्रल हॉल और बाल योगी सभागार जैसे विकल्पों पर विचार किया जाए, ताकि वर्चुअल व्यवस्थाओं के जरिए राज्यसभा के सदस्य सदन की कार्यवाही में शामिल हो सकें।
कोरोना संकट की वजह से इस बार संसद का मॉनसून सत्र बदले हुए अंदाज में नजर आ सकता है। दरअसल कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंड का अनुपालन अनिवार्य है। ऐसे में राज्यसभा की कार्यवाही में सदस्यों की भागीदारी के लिए कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इसी सिलसिले में सभापति एम वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को सचिवालय के उच्च अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। उच्च सदन की कार्यवाही में सभी सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एनआईसी की क्षमता और बैठने की अतिरिक्त व्यवस्था की बाधाओं पर विचार किया गया। इस दौरान सभापति ने मौजूदा परिस्थितियों में वर्चुअल पार्लियामेंट के हिसाब से क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि उचित योजना के जरिए सदन के सदस्यों की मौजूदगी संभव बनाने का प्रयास किया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का पालन करते हुए राज्यसभा के कक्ष और दीर्घाओं में 127 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की जा सकती है। मीडिया गैलरी को छोड़कर सभी दीर्घाओं का इस्तेमाल सदस्यों के बैठने के लिए किया जा सकता है। मीडिया गैलरी में मीडिया कर्मियों को भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाई रखनी होगी। इसका पालन सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। यह भी महसूस किया गया है कि सदस्यों की वर्चुअल भागीदारी को देखते हुए सदन के भीतर और बाहर अतिरिक्त स्क्रीन की आवश्यकता होगी। सभापति ने सचिवालय के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो सदन में विभिन्न दलों के सदस्यों की संख्या के आधार पर बैठने की उपयुक्त योजना तैयार करें। सभापति ने अधिकारियों से इस सुझाव पर भी विचार करने को कहा है कि कार्यवाही के दिन के लिहाज से भागीदारी निभाने वाले सदस्यों की सूची तैयार की जाए ताकि उनके बैठने की व्यवस्था की जा सके। इनके अलावा सदन में प्रश्नकाल का आयोजन, जरूरत पड़ने पर सदन में मतदान, नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने, सदस्यों के परिवहन समेत विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत योजना, शारीरिक दूरी और स्वच्छता के लिए प्रभावी उपायों पर चर्चा की गई। सभापति एम वेंकैया नायडू के साथ चर्चा में राज्यसभा सचिवालय के महासचिव देश दीपक वर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। सभापति ने अधिकारियों को अगले हफ्ते की शुरुआत में एक विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, जिस पर विचार किया जाएगा। कानपुर मुठभेड़ में चौबेपुर एसओ विनय तिवारी की भूमिका संदिग्ध मानते हुए आईजी रेंज कानपुर ने उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। एसटीएफ की एक टीम विनय से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि विकास दुबे के फ़ोन से कुछ पुलिस वालों के नंबर मिले हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। पूरे प्रदेश को हिलाकर रख देने वाली बिकरू गांव में हुई घटना में चौबेपुर थानेदार विनय तिवारी की भूमिका संदिग्ध लग रही है। पहले थानेदार ने विकास दुबे पर रिपोर्ट दर्ज न कर पीड़ित राहुल को भगा दिया था। इसके बाद सीओ ने रिपोर्ट दर्ज कराई और गिरफ्तारी के लिए दबिश दी। दबिश में चौबेपुर थानेदार गए तो थे, लेकिन पीछे पीछे रहे और हमले से ठीक पहले वहां से भाग खड़े हुए। इससे वे शक के घेरे में आ गए। मोहिनी नेवदा निवासी राहुल तिवारी ने 2 दिन पहले चौबेपुर थाने में विकास दुबे के खिलाफ हत्या के प्रयास का आरोप लगाकर तहरीर दी थी। आरोप है कि एसओ विनय तिवारी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। जानकारी होने पर सीओ बिल्लौर देवेंद्र मिश्रा ने रिपोर्ट दर्ज कराई। इसी केस में विकास दुबे को उठाने के लिए आला अधिकारियों की अनुमति पर पुलिस ने दबिश दी। कुछ महीने पहले सीओ ने चौबेपुर क्षेत्र में बड़ा जुआ पकड़ा था। मामले में सीओ ने जांच की थी तो पता चला कि जुआ खिलाने के बदले रकम थानेदार तक पहुंचती है, जिसके बाद उन्होंने उसके खिलाफ रिपोर्ट लगाई थी। ऐसे कई मामले हैं जिनकी वजह से सीओ और एसओ के बीच विवाद चल रहा था। दोनों एक दूसरे से असहमत थे। 100 की एक बात, घर का भेदी लंका ढाए, यानी कि पुलिस की मुखबिरी ही 8 पुलिसकर्मियों को ले डूबी। भुगतान यानी पेमेंट का रुक जाना या इसमें देरी होना छोटे व्यापारियों की परेशानी का सबसे बड़ा कारण होता है। एमएसएमई क्षेत्र के कारोबारियों की इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब भुगतान में देरी होने पर शुल्क लगाने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक सरकार के ई मार्केट प्लेस पर कंसाइन्ड रिसीट एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट के जारी होने के 10 दिन के अंदर अगर खरीदार कारोबारी को भुगतान नहीं करता तो उसे 1% प्रति माह की दर से शुल्क देना पड़ेगा। आसान शब्दों में कहें तो खरीद की पर्ची जारी होने के 10 दिनों के अंदर
अगर कारोबारी को उसके पैसे नहीं मिलते तो खरीदार को 1% का जुर्माना देना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इससे छोटे और मझोले उद्योगपतियों को राहत मिलेगी और एमएसएमई क्षेत्र में अनुशासन को बढ़ावा मिलेगा। कोविड-19 को देखते हुए इस साल आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिफंड करने की प्रक्रिया को काफी तेज किया है, जिससे लोगों को राहत मिल सके। 8 अप्रैल से 30 जून के दौरान 20,44,000 मामलों का निपटारा करते हुए विभाग ने 62,361 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किए। इस रिफंड में 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम 19 लाख से ज्यादा व्यक्तिगत करदाताओं को जारी की गई, जबकि करीब 39,000 करोड़ रुपए की रकम 1,36,000 से ज्यादा कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड के रूप में जारी की गई। इस तरह से देखा जाए तो विभाग ने 1 मिनट में रिफंड के 76 मामले निपटाए। महानगरों से लेकर गांवों तक के बाजार में नकली सामानों की बिक्री के लिए इतना बड़ा गिरोह काम कर रहा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सब्जी और फल से लेकर नमक, चीनी जैसे सामानों तक आपकी थाली में कौन सी चीज़ असली है और कौन सी नकली, इसका अनुमान लगा पाना मुश्किल है। विश्वसनीय और बड़ी कंपनियों के पैकेट में बिकने वाले नकली सामान आपके शरीर को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचा रहे होते हैं और आपको इसकी जानकारी भी नहीं होती। ताज़ा मामला दिल्ली से सामने आया है, जहां पुलिस ने घटिया नकली नमक बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। बाहरी उत्तरी जिले की डीआईओ सेल ने बवाना इलाके में चल रही घटिया नमक भरने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में एक दुकानदार और पैकिंग फैक्ट्री के कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से पुलिस ने 3,000 किलोग्राम घटिया नमक, टाटा नमक के 2,200 खाली पैकेट और पैकिंग का सामान जब्त किया है। इस धंधे का सरगना बताया गया रिंकू अभी फरार है। यह कंपनी घटिया स्तर के नमक बनाकर उसे नामी कंपनी के पैकेट में भरकर बेचने का काम करती थी। जिला पुलिस उपायुक्त गौरव शर्मा के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी गुजरात से 1 रुपये प्रति किलोग्राम नमक लाते थे। इसके बाद फैक्ट्री में उसे नामी कंपनी के पैकेट में पैक करके दुकानदारों को 6 रुपये में बेच देते थे और फिर दुकानदार इसे 20 रुपये में बेचते थे। गिरफ्तार आरोपी सूरजमल और गोविंद है। धंधे में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। डीआईओ विभाग में टाटा नमक कंपनी ने नकली नमक बेचने जाने की शिकायत की थी। इसमें साबा डेयरी के प्रहलादपुर बांगर इलाके में एक दुकानदार को सेहत के लिए हानिकारक नमक बेचने का आरोपी बताया गया था। एसीपी दिनेश शर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने सूरजमल की दुकान पर छापा मारा तो भारी मात्रा में घटिया नमक बरामद हुआ। सूरजमल ने बताया कि वह बवाना की जैन कॉलोनी में गोविंद से नमक लेता है। इसके बाद फैक्ट्री पर छापा मारकर गोविंद को गिरफ्तार किया गया। रिंकू कई बार नकली सामान बेचने के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है। संभल थाना क्षेत्र के गांव नरोदा रोड के जंगल में एक व्यक्ति हाथ पैर बंधे हुए पड़ा मिला। जैसे ही इसकी सूचना ग्रामवासियों को मिली तो खेतों की ओर लोग उमड़ पड़े। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। उसने बताया कि उसकी ये हालत उसकी पत्नी द्वारा की गई है। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे बंधन से मुक्त कराया और अपने साथ ले गई। हाथ पैर बंधे व्यक्ति ने अपना नाम आराम सिंह निवासी जस्सूपुर थाना इस्लाम नगर बताया है। ऐसा था, मैं तो अपने ट्यूबवेल पर था। अच्छा जी। दानों में पानी चला रहा था। उसके बाद मुझे सूचना मिलते ही मैं देखने आया तो यहाँ जो मतलब भीड़ लग रही गाँव की। अच्छा जी। तो ये बंधा हुआ पड़ा बुड्ढा। अच्छा, क्या हाथ पैर बंधे पड़े? हाथ के इसके बंधे हुए हैं, पैर भी बंधे हुए हैं और कपड़ा भी लिपटा हुआ है इसके ऊपर। अच्छा। और उसके बाद मैंने प्रधान जी को कॉल किया। प्रधान जी आए, प्रधान जी ने पुलिस को सूचना दी है। पुलिस तो अभी तक आई ना आए थे। अच्छा, सूचना तो अभी दी होगी, कितनी देर हो गई? हाँ, 10-12 मिनट हो गए। अच्छा, कौन सा गाँव है ये? ये मेरा था धर्मपुर। अच्छा, थाना कौन सा पड़ता है? दजी थाना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट संभल पड़ता है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने इलाके में एक आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया है।
यहां से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। हथियार और गोला बारूद बरामद होने के बाद आशंका जताई जा रही है कि आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। राजौरी में तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने 11 ग्रेनेड, पिस्टल की 14 मैगजीन, 2 चीन निर्मित पिस्टल, चीन निर्मित एक ग्रेनेड और AK-47 की 920 कारतूस बरामद किए हैं। इसके साथ ही कई आपत्तिजनक वस्तुएं भी मिली हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऑपरेशन राजौरी को लेकर अधिकारियों ने कहा कि कुछ इनपुट मिले हैं जिनके आधार पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कई इलाकों की घेराबंदी भी की गई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की ओर से लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ कराई जाए। इसके लिए पाकिस्तानी सेना संघर्ष विराम का उल्लंघन भी कर रही है। इसी क्रम में हीरानगर सेक्टर में IB पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान ने फिर से गुरुवार देर रात 5.25 घंटे से अधिक समय तक मोर्टार दागे और फायरिंग की। शुक्रवार की सुबह 4:50 पर गोलाबारी बंद हुई। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की 25 चिनाब रेंजर्स ने पप्पू चक और जगवाल पोस्ट से BSF की कोठा और चांदवा पोस्ट को निशाना बनाकर गुरुवार देर रात 11:30 बजे से मोर्टार दागने के साथ ही मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। BSF के जवानों ने भी जवाबी फायरिंग करके पाकिस्तानी सैनिकों को फायरिंग बंद करने पर मजबूर कर दिया। कानपुर के चौबेपुर में हुई मुठभेड़ में शहीद पुलिसकर्मियों की शहादत का बदला लेने के लिए कानपुर प्रशासन ने कुख्यात अपराधी विकास दुबे के घर को गिराकर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। शनिवार को प्रशासन की एक टीम ने बिकरू गांव पहुंचकर विकास दुबे के किलेनुमा घर को गिराने का काम शुरू कर दिया। आपको बता दें कि गुरुवार देर रात विकास दुबे को पकड़ने गई टीम पर बिकरू गांव में बदमाशों ने चारों ओर से घेर कर हमला कर दिया था, जिसमें एक CO सहित 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। CM योगी ने इस मामले में अपराधियों पर जल्द कार्रवाई के आदेश दिए हैं। विकास को पकड़ने के लिए पूरे प्रदेश में 50 से अधिक टीमें पिछले 24 घंटों से लगातार छापेमारी कर रही हैं। विकास के करीबियों से पूछताछ की जा रही है। प्रदेश की सीमा को सील करके सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कानपुर मुठभेड़ में शहीद सिपाही राहुल कुमार को सुबह नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। पैतृक गांव रुरुकला में शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। छोटे भाई राकेश ने चिता को मुखाग्नि दी। अंतिम यात्रा में आसपास के गांवों के सैकड़ों लोग शामिल थे। औरैया के विदुना कोतवाली क्षेत्र के गांव रुरु कला निवासी सिपाही राल कुमार कानपुर में हुई मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। शुक्रवार रात करीब 10 बजे शहीद का पार्थिव शरीर कानपुर से गांव लाया गया। यहां शहीद के अंतिम दर्शन को पहले से ही लोग मौजूद थे। जैसे ही शहीद का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो भारत माता की जय के नारे लगने लगे। तिरंगे में लिपटे शहीद बेटे को देखकर मां शीला देवी रो रो कर बेसुध हो गई। शनिवार की सुबह जिलाधिकारी अभिषेक सिंह, पुलिस अधीक्षक सुनीति, अपर पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित समेत कई अधिकारी गांव पहुंच गए। सभी ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। राहुल 3 भाइयों में बीच के थे। राहुल की एक बहन नंदिनी है जिसकी शादी हो चुकी है। राहुल 2016 बैच के सिपाही थे जिनकी वर्तमान तैनाती कानपुर में थी। गुरुवार की रात कुख्यात विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस टीम में राहुल भी शामिल थे। बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। इसमें राहुल सहित 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी गंभीरता से इसको संज्ञान में लिया और मृतक के आश्रितों को 1-1 करोड़ रुपया देने का, आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया और उनके परिवार के असाधारण पेंशन भी देने का ऐलान किया है। इसके बाद एक परिवार में एक सदस्य को नौकरी देने का भी घोषणा की है और ये
हमारे जवानों का जो शहादत हुई है उसको बेकार नहीं जाने दिया जाएगा। इस प्रकार अपराधियों को कई टीमें गठित करके उनको तुरंत गिरफ्तार करने का बहुत गंभीरता से आदेश दिया है, जिस पर टीमें लगी हुई हैं और उसको हर अपराधी को खोज निकाला जाएगा। कानपुर में आज एक जो दुखद और विभत्स जो घटना हुई, उसमें एक शहीद हुए आरक्षी राहुल मूल रूप से औरैया के गुरु कला के रहने वाले हैं। इनके पिताजी रिटायर्ड पुलिसकर्मी हैं जो मोदी नगर में रहते हैं। डेड बॉडी इनकी यहाँ पर आई है और कल इनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। हमारे विभाग के लिए एक अपूरणीय क्षति है। ये सभी बड़े वीर और बड़े शौर्यवान थे। हम सब आज इसको लेकर के बेहद दुखी हैं और आज गांव के लोग भी हम लोग एकत्रित हैं, आसपास के लोग भी एकत्रित हैं और सभी उनके दुख में शरीक हैं। कल इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ठीक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आषाढ़ पूर्णिमा के मौके पर धम्म चक्र दिवस समारोह का किया उद्घाटन। राष्ट्रपति ने इस मौके पर कहा, भगवान बुद्ध के संदेश आज महामारी के इस कठिन घड़ी में हमारे लिए प्रकाश का कार्य करते हैं। राष्ट्रपति ने कहा, खुशी पाने के लिए लालच, घृणा, हिंसा, ईर्ष्या और कई अन्य दोषों को दूर करने के लिए बुद्ध का संदेश आज भी प्रासंगिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धम्म चक्र समारोह को किया संबोधित। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षाएं आज दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने में हमारी मदद कर सकती हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के युवाओं से हर समय प्रासंगिक भगवान बुद्ध के विचारों से जुड़े रहने का आग्रह किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने डीडी न्यूज पर संस्कृत वार्तावली के 5 साल पूरे होने पर दी बधाई। कहा, संस्कृत भाषा को लोकप्रिय बनाने में कार्यक्रम हुआ सहायक। मुंबई के अंदर और बाहरी इलाकों में भारी बारिश जारी। बृहन मुंबई नगर निगम के सभी 24 वार्डों में हाई टाइड अलर्ट जारी किया गया। जरूरत पड़ने पर लोगों को निकालने की तैयारी में जुटी बीएमसी। कानपुर में पुलिस पर हमला करने के मामले में पुलिस की कार्रवाई हुई तेज। मुठभेड़ के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने सारी रात मारे छापे। 50 से अधिक लोग हिरासत में लिए गए। अपराधी विकास दुबे पर पुलिस ने 50,000 रुपये के इनाम का ऐलान किया। अपराधियों को सूचना लीक होने की आशंका में पुलिस भेदिए की संभावना की भी कर रही है जांच। 5 बार के विश्व चैंपियन लिन डैन ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की। 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता लिन डैन ने सोशल मीडिया पर चीन के राष्ट्रीय टीम से संन्यास लेने का ऐलान किया।